अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों से बातचीत का सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया है, जबकि तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने को अब तैयार है। बानी पीटीआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे, क़यादत को ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। आपको पता चलें, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों से का मशवरा मान लिया है। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। इस पर उनकी जानिब से ख़त भी लिखा जाएगा। इससे कबल बानी पीटीआई बार बार कहते रहे हैं कि वो सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, बल्कि पावरफुल कॉरिडोर से वो मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा था कि ये जमातें लाई गई हैं, पीडीएम की जमातों से बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को मान लिया है। उन्होंने कहा है कि वो अब सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जिस पर वो बाकायदा तौर पर अपनी क़यादत को ज़रूरी हिदायत से मुताल्लिक़ ख़त भी लिखेंगे और इस पर बाकायदा तौर पर कमेटी बनाई जाएगी जो कि मुज़ाकरात करेगी। चूँकि बानी चेयरमैन पीटीआई इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं और उनके बिहाफ पर जो उनकी टीम होगी पार्टी, वो जाकर बाकायदा तौर पर दीगर जमातों से मुज़ाकरात करेगी। और अब ये जानिए, हत्या के इज्जत कानून पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ने लगी हैं। पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब ने जब बिल पर दस्तखत ना किए तो कायम मकाम गवर्नर स्पीकर पंजाब असम्बली ने दस्तखत करके बिल को कानून बना दिया, जबकि पीपी रहनुमा कहते हैं कि मरीम नवाज की कारकर्दगी से मायूस हो रहे हैं। वजीर आला पंजाब का हित्ता के इज्जत कानून पीपल्स पार्टी नून लीग से दूर और सहाफियों के करीब हो गई। मुस्लिम लीग नून ने हित्ता के इज्जत बिल पंजाब असेंबली से मंजूर तो करा लिया, लेकिन अब इसके अपने इत्तेहादियों का एहतजाज भी सामने आने लगा है। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, सहाफियों का हित्ता के इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी से एहतजाज जायज है। पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी हित्ता के इज्जत कानून अब भी वापस हो। मरियम नवाज की कारकर्दगी से मायूसी हो रही है। हम ये कोशिश करेंगे कि ये बिल अब भी वापस हो। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सहाफ़ी को तकलीफ पहुंचाने के लिए किसी भी कानून का हिस्सा बने। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन भी हित्ता की इज्जत कानून पर खुलकर बोले। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी हित्ता के इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनेगी। गवर्नर पंजाब के पास बिल गया तो इन्होंने दस्तखत नहीं किए। आपने देखा कि जब पंजाब में ये कानून पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। पीपल्स पार्टी के जो एमपीएस थे वो उस कानून का हिस्सा नहीं बने। फिर जब गवर्नर साहब के पास गया ये बिल सिग्नेचर होने के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे, गवर्नर पंजाब, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। पीपल्स पार्टी हित्ता के इज्जत कानून पर मुस्लिम लीग नून को छोड़कर सहाफियों के साथ खड़ी हो गई है। पीपी रहनुमा कहते हैं कि हुकूमती इक़दामात से आवाम और सहाफी मुतमईन नहीं। सियासी और बैरूनी दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुश्मन चाहते हैं मुल्क में अमन कायम ना हो। वज़ीर आज़म का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। उन्होंने चीनी क़यादत के साथ हर मीटिंग में कराची सर्कुलर रेलवे का जिक्र किया। चीनी सदर ने सीपैक को अपग्रेड करने की बात की। मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी ताजरों की चीनी कंपनियों से बात हुई है। सीडीए के अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज के घर और पार्क को गिराने के लिए ऑपरेशन और अपोजिशन लीडर उमर अयूब को सरगोदा में एसीसी के बाहर रोकने का मामला। कौमी असम्बली में अपोजिशन की शदीद हंगामा आई। हुकूमती रवैये पर असद कैसर फट पड़े। कहा कि अगर हुकूमत इक़दामात के खिलाफ असम्बली में तहरीक लाएंगे तो और अपोजिशन लीडर समेत 4 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को दाखिले से रोका गया। क्या पंजाब में मार्शल लॉ लग चुका है? 4 दीवारी में किसानों का जलसा करने पर पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन आज सरगोदा एटीसी अदालत में अपनी अदालत में पेशी के लिए इनको अदालत के सामने रोका गया। पंजाब में कोई मार्शल लॉ है क्या? वहां कोई पुलिस स्टेट है क्या? कोई कानून और आइन है? मतलब एक 4 दीवारी के अंदर कन्वेंशन करे, उसके ऊपर पर्चे। बलूचिस्तान में हमारे लोगों को पर्चे, और हमारी लीडर ऑफ द पोजीशन अगर जाए उसको अदालत में ना जाने दे। किस कानून के तहत उसको रोका गया?
हम इसकी मजम्मत करते हैं और मजम्मत नहीं, यानी ये इस चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपोजिशन लीडर और अपने मेंबरान की जो उसकी तौहीन की गई है उसके खिलाफ जो है हम प्रिविलेज मोशन भी मूव करते हैं और उसके खिलाफ जो है हम वॉकआउट करते हैं। ये बहुत जुल्म है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। ये मुल्क पे कानून और आइन को जिस तरह रोंदा जाता है, ये किसी का बाप का मुल्क नहीं है कि इस तरह चलाएं। पीपल्स पार्टी की शिबली फराज के घर पर सीडीए की कार्रवाई की मजम्मत। सेनेटर शिबली फराज के घर सीडीए की कार्रवाई अफसोसनाक है। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा इस वाक़े से हाउस का इस्तेहकाक मजरू हुआ, मामले का सख्ती से नोटिस लिया जाए। हमारे 100 इख्तलाफात हैं पीटीआई से और लीडर ऑफ अपोजिशन की ज़ात से भी हो सकते हैं, लेकिन उनके घर पे जो पता नहीं कितने सालों से मेरे ख्याल में वहाँ उनकी रिहाइश वहाँ है, 15 साल से फरमा रहे हैं, तो आज के दिन क्या हो गया कि सीडीए बुलडोज़र लेके पहुँच गया। चेयरमैन साहब, ये तो आपको भी मैं समझती हूँ गलत लग रहा होगा और इसके लिए कोई बहुत ही वाज़े और मैं समझती हूँ फाल वजाहत होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई उठा और किसी ने सोचा, लेकिन कानून के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। इस हाउस का इस वक्त इस्तेकाक मजरू हुआ है। मैं लाइटली कभी नहीं, 20 साल चेयरमैन साहब मैं रही हूँ। ये जो इशू है ये हम सब के लिए अहमियत का मुतहम्मिल है और गुजारिश होगी कि इस वक्त ये जो हमारे सामने हो रहा है इसके हवाले से यहाँ क्लैरिफिकेशन ली जाए और सख्ती से नोटिस लिया जाए। हम और नाज़रीन, भारत से शिकस्त कौमी टीम की परफॉर्मेंस ने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल तोड़ दिए हैं। शोबे सितारों और अवाम ने सोशल मीडिया पर दिल की भड़ास निकाल दी है। किसी ने हार का जिम्मेदार मोहसिन नकवी और वाहब रियाज को करार दिया, तो किसी ने कहा कि इस वक्त खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ही इंतहाई नाकिस थी। कौमी टीम को छोटी नहीं बल्कि बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। भारत के खिलाफ बड़े मैच में कौमी टीम की शिकस्त पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी भी मायूस। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि आज की शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर रही है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर, एक तरफ चेयरमैन कह रहे हैं कि हमें सब वजूहात भी मालूम है कि हारने की वजह क्या है। जब मालूम था तो ऐसी टीम को फिर ग्राउंड में भेजा ही क्यों गया? देखिए, बात यह है कि हर कोई सा भी इवेंट होता है ना आईसीसी का, स्पेशली वर्ल्ड कप जो होता है, उसमें जब टीम हारती है उसके बाद यही सब कुछ सुनने को आता है। ये पिछले कोई 50 साल से यही सब कुछ सुन रहे हैं, सर्जरी होगी, फलाना होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरिट आएगा, टैलेंट आएगा, सब कुछ आएगा। देखिए, सीधी बात ये है कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर या बोर्ड के अंदर जाहिर सी बात है, हमने कितनी दफा देखा एक बंदा 2-2 नौकरियां कर रहा होता है। तो जब आपका ध्यान दोनों तरफ होगा तो भाई चीजें कैसे बेहतर होंगी। जाहिर बात है पहले तो खुद बंदा जरा देखे कि क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसके बाद जाहिर बात है इंसान कहता है फिर अब चीजें जो है वो ठीक करें। तो बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कभी भी चीजें ठीक हो ही नहीं सकती। ये मैं शुरू से पहले दिन से ये लफ्ज बोलता हुआ आ रहा हूँ, कभी भी ठीक, क्योंकि सियासत मेरिट का कोई है ही नहीं सिस्टम। करप्शन इतनी हो चुकी है, सबको नहीं पता। ये आपका जो सिलेक्टर गया हुआ है वाहब रियाज, इसी क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है ना इनको, ठीक है। अब उसके सिलेक्शन कमेटी में कितने कितने बड़े प्लेयर आपके सामने हैं, इन्हीं के होते हुए एक सिलेक्टर हुए ना। तो आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है टीम के अंदर जिसकी वजह से ये कारकर्दगी है? ऐसी बात है। देखिए, मैं इसीलिए तो कहता हूँ ना कि सिर्फ बाबर आजम के ऊपर उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं। क्या सिर्फ बाबर आजम अकेला है सब कुछ? या तो चलो बाबर आजम अकेला है ना सब कुछ, तो वो 15-20 लड़के सिलेक्ट करे तो सारे उसके ऊपर बमबारी करें, मुझे समझ भी आती है, मैं मानूंगा भी। लेकिन जब ये 7 सिलेक्टर बने हुए हैं पाकिस्तान टीम के, इनका कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ये तो अभी वापस से रिवैम्प हुई है ना ये पूरी की पूरी टीम, जो 7 लोगों की जिनकी आप बात कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 3 से 4 वर्ल्ड कप बाबर आजम भी खेल चुके हैं। इंडिविजुअली परफॉर्मेंस तो हमें नजर आती है, लेकिन कौमी सतह पर आप जाते हैं, अब तक कोई वर्ल्ड कप नहीं लेके आए। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं उसी तरफ ही आ रहा था। जब बाबर आजम कप्तान थे तो सब यही बात करते थे ना कि जी बाबर आजम दोस्ती यारी निभा रहा है यहाँ पे बैठ के। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मेरी अपनी राय है, हो सकता मैं गलत भी हूँ। जितने लोग टीवी में बैठ के बात करते हैं ना, ये सब ड्रामेबाज है। इन्होंने सिर्फ बाबर को टारगेट किया हुआ, चाहे उसमें क्रिकेटर है चाहे नॉन क्रिकेटर है, ये सब ड्रामेबाज है। ये इन्होंने सिर्फ बाबर को टारगेट किया हुआ।
कि हमारा यूट्यूब चैनल चलता रहे, हमें हमारी वाह वाह होती रहे, ठीक है, हमारा काम चलता रहे। मेरा इन सबों से सवाल ये है कि जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया था उस टाइम भी सबने एजेंडा बना के बाबर को हटवाया कप्तानी से वो हट गया। उसके बाद शाहीन को बनाया। मैंने उस टाइम भी बोला, मैंने बोला शाहीन को कप्तान बना दिया, कौन सा शाहीन तीर मार लेगा, क्योंकि आपके पास प्लेयर ही नहीं। मैं आज भी कह रहा हूँ, ये लिख ले मेरी बात, जिसको भी पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दें, हमारे पास अगर टैलेंट ही नहीं है, परफॉर्मर्स ही नहीं है, आपका कप्तान क्या करेगा? तो तनवीर, एक बार इस दफा जो बात की जा रही है सर्जरी की, अगर वाकई ही इस दफा जो बाहर टैलेंट एक्चुअली बैठा हुआ है उन्हें मौका दिया जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि टीम की कारकर्दगी बेहतर होगी? सर मेरी बात सुन लें, ये भी मेरी बात लिख लें। अब ये जो सर्जरी की बात हो रही है ना, बाहर टैलेंट, जो हमारे पास बाहर टैलेंट है ना, उनमें से भी कितने लड़कों को मौके मिल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रेश टैलेंट आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपका टैलेंट उस टाइम पता चलता है जब उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खाया हुआ हो। जब 6-6, 7-7 साल आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हो ना भाई, तब आपका टैलेंट सामने आता है, तब आपकी परफॉर्मेंस सामने आती है, तब आप दिलेरी से लड़ते हैं, ठीक है। वो इक्का दुक्का प्लेयर होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने ये जो पीएसएल बर्बादी का जो सिस्टम हमारा आ गया है, इस पीएसएल जो होता है हमारा, जब से ये हो रहा है हमारी क्रिकेट वहां से बर्बाद होना शुरू हो गई है। क्योंकि पीएसएल से लड़का आपका पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो जाता है, और वो कहते हैं ना कि एक पौधा लगाते हैं, छोटा सा पौधा होता है, हमारे ये छोटे से पौधे पीएसएल में खेलते हैं, उसको उठा के सीधा पाकिस्तान टीम में डाल देते हैं। इस पौधे को डोमेस्टिक क्रिकेट खिला के बड़ा होने ही नहीं देते, जिसकी वजह से इनएक्सपीरियंस लड़के होते हैं, उनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर आता है, बॉलर तगड़े होते हैं, इनको हवा भी नहीं लगती अब हमने बैटिंग किस तरह करनी है, हमने बॉलिंग किस तरह करनी है। देखिए, ये तो इंटरनेशनली जो क्रिकेट अभी खेल रहे हैं प्लेयर्स, शादाब का तो खुद भी एक बयान है कि मुझसे प्रेशर में खेला नहीं जाता, तो प्रेशर तो किसी और ने आके तो नहीं फेस करना। ऑब्वियसली ग्राउंड में खेल रहे हैं, करसे से खेल रहे हैं, पीएसएल की कारकर्दगी मुख्तलिफ है, इंटरनेशनली मैचेस में कारकर्दगी बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो फिर इनकी मेंटली तौर पर भी इनको जो है वो मेंटल हेल्थ की भी जरूरत है। नहीं तो अगर प्रेशर में नहीं खेलना चाहता तो घर जाओ ना, फिर पाकिस्तान टीम को क्यों खराब कर रहे हो, दूसरों का हक क्यों मार रहे हो अगर प्रेशर में नहीं खेला जाता, ठीक है। बॉलिंग तुमसे करवा नहीं रही, तुमसे बैटिंग जो है एज अ बैट्समैन तुम्हें खिलाया जा रहा है। तो मैं बात ये कर रहा था कि जब तक आप हमेशा देख लें, जब पाकिस्तान टीम की कुछ अर्से पहले परफॉर्मेंसेज अच्छी होती थी, उसमें देख लें ज्यादातर लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स होते थे और वो कंटिन्यू पाकिस्तान टीम से परफॉर्म करते थे। मैं ये कहता हूं कि पहले कौन से बड़े कोई हमें इवेंट जितवा के इतने ज्यादा दे दिए, लेकिन जब डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स आते थे वो कम से कम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देते रहते थे पाकिस्तान टीम की तरफ से। अभी भी मेरी बात लिख लें, ये जितने भी कह रहे हैं ना कि नया टैलेंट आएगा, फलाना आएगा, ये देख लेना, ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके यही सब कुछ करेगा। टैलेंट इतना ज्यादा नहीं है हमारे पास। हम कहते हम सिर्फ नेचुरल टैलेंट के चक्कर में पड़ गए हैं, कहते जी थोड़ा सा खेलना तो उसको खिला दो। नहीं भाई, एक आध दो नेचुरल टैलेंटेड होते हैं, बाकी प्लेयर्स बनते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के, स्पेशली। बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद, गुफ्तगू कर रहे थे बोल न्यूज़ के साथ। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने भारत के खिलाफ शिकस्त का मलबा कप्तान बाबर आजम पर गिरा दिया। कहा, मैच के अहम मराहिल पर नाकिस फैसलों से शदीद नुकसान पहुंचा। हर फैसले की एक कीमत होती है जिसको अदा करना पड़ता है। जानिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1.5% कमी की गई है, जबकि स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 22% से कम करके 20.5% की गई है। एलामिया के मुताबिक फरवरी से महंगाई में काफ़ी हद तक कमी मुतवक्के थी, ताहम मई के आदाद शुमार तवक्कुआत से बेहतर रहे। तवक्को है कि माली साल 2025 के बजट इक़दामात बड़ी हद तक शरह पर मबनी होंगे। एलामिया में ये भी बताया गया है कि मई में अफरात ज़र 11.8% रही, जबकि सख्त ज़राई पॉलिसी और ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी से महंगाई तेज़ी से कम हुई। इससे कबल शरह सूद 25 जून 2023 से 22% पर बरकरार थी। एमकेएम वफ़ की बजट कमेटी से मुलाकात। एमकेएम सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात का अहवाल बता दिया है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि पाकिस्तान की खुशहाली बराह रास्त कराची से मुंसलिक है। नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं तजवीज़ सामने रखी हैं। मुख्तलिफ अदवार में जो तहरीर मुआहदे किए गए वो भी बजट कमेटी के सामने रखे। हमने वज़ीर आज़म साहब से हमारे एक डेलीगेशन ने मुलाकात की थी और हमने तजावीज़ दी थी, तजावीज़ात थी हमारी, अपनी तजावीज़ उनके सामने रखी थी। उन्होंने कहा कि आपकी तमाम तजावीज़ बिल्कुल जायज़ हैं, बर वक्त हैं
और ज़रूरी हैं। और ये सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है, क्योंकि इसमें शहर कराची भी आता है कि जो अभी भी पाकिस्तान के बजट का और रेवेन्यू का 60% दे रहा है और सिंध के रेवेन्यू का 97% दे रहा है। तो उसके हालात जितने बेहतर होंगे उतने पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे। उस पाकिस्तान की खुशहाली बराह रास्त कराची से मुंसलिक है। तो मैं आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और MQM की जानिब के तरफ से बेहतर ताल्लुकात और मुल्क की यकजहती और तामीर और तरक्की के हवाले से एक नए दौर का आगाज होता हुआ देखा। जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड मीडिया सेल्स डाइवो पाकिस्तान शहरियार हसन ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एशिया पाक और डाइवो एक्सप्रेस ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का अज़म कर रखा है, जिसका सबूत इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग और थर्कोल गैसिफिकेशन है। इलेक्ट्रिक बसें जब पाकिस्तान की सड़कों पर आएंगी तो न सिर्फ मुल्क की फ़ज़ा आलूदगी से पाक होगी बल्कि मईशत की बेहतरी में भी अहम किरदार अदा करेगी। डाइवो ने चीनी कंपनियों के साथ जो मुआहदा किया है, इससे आवाम को सस्ती और फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मुहैया हो सकेगी। हमने अपना एक किरदार अदा करते हुए डेवो एज ए ग्रुप, और आपने शहरियार साहब का नाम लिया, हमारे चेयरमैन हैं, उनका एक विजन है धुआं और ये जो पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं वो हल हों। तो हम उस पर काम करते हुए हमने चाइना की 3 लीडिंग कंपनीज हैं, और ये स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज नहीं है, स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं। इन तीनों कंपनीज के साथ डेवो एक्सप्रेस ने एक MOU साइन किया है, और हमने एक कंसोर्शियम बनाकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को प्रपोजल दिया है, जिस पर वो काम कर रहे हैं इस वक्त। जो 7,500 बसें, 5,000 बसें पंजाब में और 2,500 बसें सिंध में। तो हमारा आइडिया ये है कि पूरे सिंध को कवर करें और पूरे पंजाब को सिटी बसेस, इलेक्ट्रिक सिटी बसेस से कवर करें, ताकि हर शहरी को ये नहीं है कि शहर के कुछ हिस्से के अंदर बसें चल रही हैं, बाकी लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही। हम चाहते हैं कि पूरा जो फुटप्रिंट है बड़े शहरों का, अर्बन पॉपुलेशन का, उनको यानी कि लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, पूरा पंजाब, इसी तरह पूरा सिंध कवर हो और आम लोगों को एक सस्ती और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मुहैया हो, जिससे मुल्क की भी बेहतरी होगी और लोगों की भी बेहतरी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।